गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुरु राकेश संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बायोलॉजी का टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो अपना पार्ट है उस सेकंड पार्ट के अंदर की जो प्रोसेस है प्लांट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लोअर, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो देखते हैं कि प्लांट की फ्लोअर स्ट्रक्चर कैसी होती है और उस फ्लोअर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, समझते हैं आसान से स्टेप्स के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर प्रारूपिक पुष्प की संरचना, प्रारूपिक पुष्प की संरचना। देखो विद्यार्थियों, ये जो पहली जो यूनिट है अपनी बायोलॉजी के अंदर, पहली यूनिट में 4 चैप्टर है और चारों के चारों जो चैप्टर है वो प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्लांट रिप्रोडक्शन यानी पादपों में जो प्रजनन है वो क्रिया किस प्रकार होती है। आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि पादपों में जो जनन की प्रोसेस है वो 2 प्रकार से होती है, लैंगिक और अलैंगिक। और पिछले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में आपने अलैंगिक जनन के बारे में देखा था कि अलैंगिक जनन होता क्या और लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा अटैच करने का प्रयास करूंगा पहले चैप्टर को। एक पुष्प की जब हम पादप के अंदर बात करते हैं तो पुष्प मॉर्फोलॉजिकली, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली या आकार की दृष्टि से एक पुष्प की बात करें तो वो पुष्प होता क्या है। पुष्प को मॉर्फोलॉजिकली क्या माना जाता है, रूपांतरित प्ररोह माना जाता है। यानी पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। और ये भी आप ध्यान रखें, ये हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि पादप में पुष्प ही जनन के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि जननांग जो है वो एक पुष्प के अंदर ही पाए जाते हैं। तो हम पुष्प की प्रारूपिक संरचना की बात करते हैं कि एक पुष्प की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना कैसी होगी और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे। मैंने यहाँ एक प्रारूपिक पुष्प की स्ट्रक्चर शो की है। एक प्रारूपिक पुष्प में इस प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस प्रकार की संरचना भी आपको मिलेगी। अगर आप पुष्प को बारीकी से या आसानी से एक पुष्प को आप स्टडी करना चाहो तो एकदम सिंपल स्टेप पे आप एक पुष्प के सारे पार्ट जो है वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप अपने आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप वैसे वैसे एक पुष्प के अंदर देखने का प्रयास करें, क्या आपको वैसी संरचनाएं दिखती हैं। अगर दिखती हैं तो फिर आप उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हो। तो देखो विद्यार्थी, ये एक प्रारूपिक पुष्प की नॉर्मली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है कि अगर हम किसी भी पादप की बात करें, आप किसी भी पादप की बात कर लो, उस पादप में पुष्पीय पादप की अगर बात करेंगे तो उसमें पुष्प होगा और उस पुष्प की स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखाई देगी। अब इस पुष्प की स्ट्रक्चर में है क्या क्या चीजें, हम प्रत्येक भाग का बारीकी से अध्ययन करते हैं और एक एक को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पुष्प के नीचे नीचे वाले भाग की, जिसको हम मोस्टली पकड़ने के काम में लेते हैं। इस नीचे नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुष्प वृंत। क्या कहा जाता है, पुष्प वृंत। नाम से पता चल रहा है पुष्प का मतलब पुष्प से लिया जाएगा और वृंत का मतलब होता है डंठल, जिसको हम पकड़ते हैं।
अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप एक गुलाब का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ही गुलाब के फूल को आप देखोगे तो उस फूल के नीचे एक पतली ग्रीन कलर की कांटों युक्त डंडी आती है। उस डंडी को ही क्या नाम दिया गया है? पुष्पवृंत नाम दिया गया है। इसके बाद अपन नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो नीचे से जैसे ही ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर आती है ये। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज मैंने जो लिया है यहाँ पे, इसमें एक वर्ड आया है पुंज, और पुंज शब्द का मतलब होता है समूह या एकत्रित, एक साथ। सबका अगर एक साथ नाम लिया जाए तो हम उन सबको एक साथ क्या कह सकते हैं? बाह्य दल पुंज कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर सिर्फ एक की बात की जाए तो एक के अंदर उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? उसका सिंगुलर हो जाएगा बाह्य दल। क्या हो जाएगा उसका सिंगुलर? बाह्य दल हो जाएगा। यानी अगर एक की बात की जाए तो क्या नाम लिया जाएगा? बाह्य दल। और अगर संपूर्ण बाह्य दलों की बात की जाए तो हम वर्ड लगा देंगे बाह्य दल पुंज। नेक्स्ट बात करता हूं। फिर नेक्स्ट अपन जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो बाह्य दल के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी दल पुंज। यहाँ भी सेम वही बात है। पुंज शब्द जहां भी आ जाए वहां पर आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि वहां पर एक की बात नहीं हो रही है, वहां पर पूरे के पूरे दलों की बात हो रही है या पूरे के पूरे बाह्य दलों की बात की जा रही है। तो यहाँ दल पुंज पूरे के पूरे दलों की बात होगी। और अगर सिंगुलर या एकवचन में देखा जाए तो सिर्फ अपन इसको क्या कहेंगे? दल। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें तीन पार्ट है। वो तीन पार्ट कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो तंतुबद्ध संरचना आपको नीचे से दिखाई दे रही है जो मैं डार्क कर रहा हूं, यहां तक कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है आपकी पुतंतु। इसको क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। और इस पुतंतु के ऊपर जो आपको ये जो दो पालियां दिखाई दे रही हैं ये दो पालियां कहलाती है परागकोश। इन पालियों को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ये दो चीजें हो गई। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, ये जो पुतंतु है इस पुतंतु को इस परागकोश से जोड़ने का काम कौन करता है? और इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम भी कौन करता है? ये काम करती है एक पार्ट है जिसको कहा जाता है योजी। क्या कहा जाता है? योजी। और ये जो योजी है ये कनेक्टिव टिश्यू की भांति कार्य करता है। यानी पुतंतु को परागकोश से जोड़ने का काम किसका है? योजी का। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये जो परागकोश है इनके अंदर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं परागकण। किसको दर्शाते हैं? परागकण को दर्शाते हैं। और यही परागकण आगे चलकर किसका काम करेंगे? मेल गैमेटोफाइट का काम करेंगे, यानी नर युग्मक का काम करेंगे, मेल गैमेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? नर युग्मक का, यानी मेल गैमेट का काम करेंगे। तो यहां आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में ये चार पार्ट है। और अगर मैं इन चारों पार्टों को मिला दूं तो इनको एक शब्द में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। यानी एक पुंकेसर के अंदर क्या क्या होगा? एक पुंकेसर में पुतंतु होगा, योजी होगी और परागकोश होगा। और इस परागकोश के अंदर नर युग्मक कौन सा होगा? परागकण होगा। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और ये जो पुंकेसर है ये पुंकेसर नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग। तो ये तो हमने बात की कि नर जननांग पुंकेसर एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में कहां होता है, उस पुंकेसर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद ये देखो चारों जो चार मैंने स्ट्रक्चर बनाई है पुंकेसर की, ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर है उनमें ये चार पॉइंट होंगे। इसके बाद एक स्ट्रक्चर बच गई अपनी ये बीच में। इस बीच वाली स्ट्रक्चर को
अपन शो करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर ये जो आपको अंगुली नुमा प्रवर्त दिख रहे हैं, इन प्रवर्तों को तो क्या नाम दिया गया है, इन प्रवर्तों को नाम दिया गया है वर्तिकाग्र। क्या नाम दिया गया है, वर्तिकाग्र। फिर इन प्रवर्तों से जब अपन नीचे आते हैं तो हम नीचे आके ये देते हैं नलिकीय संरचना है। इस नलिकीय संरचना को क्या नाम दिया गया है, इस नलिकीय संरचना को कहा गया है, इसको आप चाहे वर्तिका कह दो चाहे इसको वर्तिका नली कह दो, इसको वर्तिका नली या वर्तिका कहा जा सकता है। दो पार्ट हो गए। इसके बाद नीचे की तरफ अपन और चलते हैं तो नीचे की तरफ ये फूला हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, इस फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा अपना, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बीजांड। क्या कहा जाता है, बीजांड, जो कि आगे किसका काम करेगी, फीमेल गैमेट का काम करेगी। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, एक वर्ड काम में लिया जाता है जिसको कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। और इस स्त्री केसर की जब बात करते हैं तो इस स्त्री केसर को कहते हैं मादा जनना। क्या कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये अपन ने एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा कि एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनमें नर और मादा जननांग किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, बटे हुए कैसे होते हैं, नर जननांग में कौन कौन से पार्ट है और मादा जननांग में कौन कौन से पार्ट है। यहाँ अब इन नर और मादा जननांगों की चर्चा के बाद मैं आपको पिछले जो आपने चैप्टर पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करूंगा कि आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि पादपों के अंदर जो जनन है वो दो प्रकार से हो सकता है। वो दो प्रकार आपने कौन से पढ़े थे, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। पादप में जनन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उस जनन के अंदर आपने दो प्रकार पढ़े। दो प्रकार कौन से पढ़े आपने, एक तो पढ़ा अलैंगिक जनन और एक आपने पढ़ा लैंगिक जनन। दो प्रकार के जनन होते हैं पादपों में, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक की बात जब आपने की तो आपने ये पढ़ा था उसमें कि अलैंगिक जनन के अंदर मेल और फीमेल यानी नर और मादा जननांगों में से कोई एक ही काम आता है। एक चीज तो आपने ये पढ़ी उसमें कि अलैंगिक जनन में होता क्या है, क्या दोनों के दोनों जननांग काम आते हैं या फिर एक आता है। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जननांग ही काम आता है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, और उसी से नए पादप का निर्माण हो जाता है। दूसरा आपने एक चीज ये भी पढ़ा था कि इस अलैंगिक जनन के अंदर एक तो प्रोसेस है अर्धसूत्रण, एक क्रिया तो कौन सी है, अर्धसूत्रण, और एक क्रिया है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन, ये दोनों की दोनों क्रियाएं जो है वो अलैंगिक जनन में नहीं होती, ये भी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर एक तो नर और मादा में से कोई एक होगा, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन जैसी जो क्रियाएं हैं वो नहीं होंगी। तो यहाँ पर अगर लैंगिक जनन की बात की जाए तो लैंगिक जनन के अंदर सीधा सा है कि यहाँ पर दोनों जननांग काम आएंगे, और साथ ही साथ लैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की क्रिया भी होगी। ये चीज, ये अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की जो क्रिया है ये दोनों के अंदर अंतर करती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन अगर होता है तो लैंगिक जनन है, और अगर नहीं होता है तो कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे, और इस लैंगिक जनन को पढ़ने
के लिए हमें किसकी संरचना पढ़नी पड़ेगी? पुष्प की। और इस पुष्प के बारे में हमने यहाँ देखा कि एक प्रारूपिक पुष्प में कौन कौन सी चीजें होती है और उनका डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है। इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि एक पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों जन्नांग होते हैं। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट की चर्चा भी कर लेता हूं। यदि एक पुष्प में दोनों जननांग हो, यहां पर विद्यार्थियों दोनों जननांग से मेरा मतलब है नर व मादा। अगर दोनों जननांग हो तो हम उस पुष्प को क्या कहेंगे? उस पुष्प को कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। उस पुष्प को हम क्या कह देंगे? द्विलिंगी पुष्प कह देंगे। और अगर दोनों जननांग है तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है? यदि एक पुष्प में एक ही जननांग हो, एक ही जननांग से मेरा मतलब है यहाँ या तो नर या फिर मादा, इन दोनों में से एक होना चाहिए। या तो नर हो या फिर मादा, दोनों में से एक ही जननांग हो तो हम उसे क्या कह देंगे? हम उस पुष्प को कह देंगे एक लिंगी पुष्प। क्या कह देंगे? एक लिंगी पुष्प। यहाँ पे देखो एक चीज पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि बायोलॉजी में जितने भी वर्ड हैं, अगर आप उन वर्डों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अगर उनका अर्थ निकाल सको तो आसानी से आप बायोलॉजी को उन वर्डों के माध्यम से निकाल सकते हो या उनका आंसर आप उनके वर्डों के अंदर ही खोज सकते हो। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ज्यादातर वर्ड ऐसे हैं कि अगर आप वर्डों को तोड़ना सीख गए तो आसानी से आप उन वर्डों का अर्थ निकाल लोगे। जैसे यहाँ द्विलिंगी है, द्वि का मतलब दो होता है, लिंगी का मतलब लिंग से लिया जाएगा। दोनों लिंग अगर उपस्थित है तो द्विलिंगी। एक लिंगी की बात अगर मैं करूं तो एक का मतलब एक होता ही है और लिंगी का मतलब लिंग से है। एक लिंगी का मतलब हो गया एक लिंगी, यानी एक लिंग होना चाहिए, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो नर जननांग है अपने, इस नर जननांग के अंदर कुतंतु, योजी, परागकोश और परागकण, इनमें से हमें मोस्टली एक एक की अगर चर्चा करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कुतंतु जो है, ये कुतंतु क्या है? पतला सा फिलामेंट है। पतला सा क्या है? फिलामेंट है। योजी का काम क्या है? कुतंतु परागकोश को जोड़ना, और ये योजी एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की भांति काम करेगी, यानी जोड़ने का काम करेगी। मोस्ट पार्ट आता है अपना परागकोश। इस परागकोश की अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ, परागकोश की बात कर रहे हैं, तो परागकोश की जब बात करें अपन तो परागकोश में क्या होगा? परागकोश में लोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकोश में लोब पाए जाते हैं। लोब का मतलब मेरा ये है कि इस परागकोश में आप इस पुष्प की संरचना में देख सकते हो, ये आपको दो लोब दिख रहे हैं। यहाँ भी आपको ये दो लोब दिख रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो ये दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक परागकोश की बात की जाए तो परागकोश में लोब कितने हैं? लोब दो। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो परागकोश है ये द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है। यानी एक परागकोश में मुख्यतः कितनी पालियां पाई जाती है? दो पाई जाती है। लेकिन यहाँ अगर हम मालवेसी कुल की बात करें, कौन से कुल की? मालवेसी कुल की बात करें तो मालवेसी कुल के पादपों में एक पालित परागकोश होता है। कैसा होता है? एक पालित परागकोश होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। परागकोश की बात कर रहे हैं, परागकोश में लोब तो कितने हैं? दो। और इन संरचना की अगर अपन बात करें तो इनको अपन क्या कह रहे हैं? लोब कह रहे हैं। दो लोब हो गए। अब यहाँ अगर अपन इन लोबों के अंदर की बात करें तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि एक लोब में या एक
पाली में दो, कितने, दो परागपुट होते हैं। क्या होते हैं? दो परागपुट होते हैं। एक पाली में कितने परागपुट है? दो है। तो इसका मतलब अगर परागकोश द्विपालिक है तो परागपुट कितने हो गए? चार परागपुट हो गए। कितने हो गए? चार। क्यों हो गए? क्योंकि यहां हमने ये कहा है कि एक पाली में कितने परागपुट है? दो है। तो अगर परागकोश द्विपालिक है तो द्विपालिक में कितने परागपुट हो जाएंगे? चार परागपुट हो जाएंगे। और इन्हीं परागपुटों के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और इन्हीं परागकणों को अपन ये कह सकते हैं कि इन परागपुटों में किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। और वो बीजाणु ही क्या है? आपके परागकण है। और ये बीजाणु भी कौन से बनेंगे? आपके लघु बीजाणु बनेंगे। यानी ये लघु बीजाणु किसके अंदर बन रहे हैं? परागपुटों के अंदर बन रहे हैं। परागपुट किसके अंदर है? परागपुट पालियों के अंदर है। और ये पालियां किसके अंदर है? ये पालियां परागकोश के अंदर है। यानी परागकोश की अगर बात करूं द्विपालिक परागकोश की, तो उसमें कितने परागपुट है? चार परागपुट होते हैं। अगर एक पालिक परागकोश की बात करोगे तो उसमें कितने परागपुट आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। तो यहाँ ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें। और यही परागकण आगे किसका काम करना है? नर युग्मक का काम करेगा। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो परागकण है ये लघु बीजाणु कहलाता है। आप एक प्रोसेस यहां पे देखेंगे कि लघु बीजाणु पर्ण पर, किस पर? लघु बीजाणु पर्ण पर क्या लगी होती है? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु पर्ण पर क्या लगी हुई होगी? लघु बीजाणु धानी। और इस लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो ये आप एक प्रोसेस याद रखें कि लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानी लगी होगी और लघु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। यहाँ पर मैं अगर इसको इस डायग्राम में देखूं तो आप देखो इसको, ये जो आपका है ये तो लघु बीजाणु पर्ण हो गया, इस पर लघु बीजाणु धानी यानी कि ये परागकोश हो गए। और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या है? लघु बीजाणु। इसका मतलब ये परागकण क्या हो गए? आपके लघु बीजाणु हो गए। तो ये आप प्रोसेस याद रखें। नेक्स्ट जो है अपना मादा जन्नांग, उसके अंदर आएगा गुरु बीजाणु कण पर गुरु बीजाणु धानी होती है और गुरु बीजाणु धानी पर क्या लगे होते हैं? गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर लघु बीजाणु की बात करें। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेना कि जहां भी लघु शब्द आ जाता है, लघु शब्द जुड़ जाए अगर इन बीजाणुओं के पहले, तो हम वहां पर बात करेंगे नर युग्मक की। किसकी बात करेंगे? नर युग्मक की। और अगर उन्हीं बीजाणुओं के आगे गुरु शब्द जुड़ जाता है तो गुरु शब्द जुड़ते ही हम वहां बात करेंगे मादा युग्मक की। ये चीज भी आप मेंशन कर लें, ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पादपों में जो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? पुष्प का अध्ययन करना पड़ेगा। और उस पुष्प के अध्ययन करने के लिए हमें उस पुष्प की संरचना पढ़नी पड़ेगी और उस संरचना को हमने यहाँ पर दर्शाया है। एक पुष्प में क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से होती है। इसके बाद की जो प्रोसेस है, यानी इनके प्रत्येक भागों में मोस्टली हम इस परागकोश की जो चर्चा है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, प्रारूपिक पुष्प की संरचना के अंदर लैंगिक जनन में किस प्रकार सहायक होता है और उसकी संरचना में कौन कौन सी चीजें होती है, शायद आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना। आपके हर डाउट यहाँ क्लियर किए जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे वीडियोस और अपनी सफलता को आगे